दोस्तों, पीस मेकर सीजन 2 एपिसोड 4 में ढेर सारे डीसी ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस मिले, खासकर सुपरमैन मूवी से जुड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल था पीस मेकर के पिता ने अपना पॉकेट डायमेंशन कहां से पाया, जबकि लेक्स लूथर जैसा जीनियस भी उसे बनाने में नाकाम रहा था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पीस मेकर बार बार जिस डायमेंशन को बेस्ट डायमेंशन एवर कह रहा है, हो सकता है वही सबसे वर्स्ट निकले। और इस बार का इम्प्रूव माइकल रूकर रिफिंग ऑन ईगलीज पूप। अब बात करते हैं टाइटल की, नीड आई से डोर। ये सीधा रेफरेंस है नीड आई से मोर वाले फ्रेज पर, और ये मल्टीवर्स डोरवेज से जुड़ा है जिनकी एक्सेस पीस मेकर को उसके पॉकेट डिमेंशन से मिली है। इस डिमेंशन के अंदर 99 अलग अलग डोरवेज हैं और वो सब उसी स्पेस में खुलते हैं। यही वजह है कि पीस मेकर को वहां दूसरे हेलमेट्स और एलियन क्रीचर के साथ वो रैट वाला भी दिखा। और आखिरकार हमें फ्लैशबैक मिलता है 35 साल पहले का। पीस मेकर अपने भाई और पिता के साथ अपने दादा के कैबिन में हंटिंग पर गया था, और वहीं रिवील होता है कि ये मल्टीवर्स डोरवे असल में एक एलियन से आई थी, जिसे उन्होंने गलती से एनिमल समझकर मार दिया। उसके पास वो डिवाइस था जिससे डोरवे खुलती थी और प्लैनेट के किसी भी डोरवे को मल्टीवर्स डोरवे में बदला जा सकता था। यही डिवाइस बाद में पॉकेट डायमेंशन की चाबी बन गया। गन ने अभी रिवील नहीं किया कि ये एलियन कॉमिक से कौन है, लेकिन गन की हिस्ट्री देखते हुए ये कोई सुपर डीप कट रेफरेंस जरूर होगा। याद रखो, सुपरमैन मूवी में भी हमने मल्टी डायमेंशनल इम्प्स देखे थे, लोगों को लगा, लेकिन उसका डिजाइन कुछ और ही था। और सीजन 1 में इकोनोमोस ने बैटमाइट का भी जिक्र किया था। मतलब मल्टी डिमेंशनल क्रीचर्स का कॉन्सेप्ट पहले से ही डीसीयू में मौजूद है। पीस मेकर खुद बताता है कि उसका बाप तो बिल्कुल डम था, डोरवे या वेपन्स बनाने का उससे कोई लेना देना नहीं था। असली राज ये है कि उनके वेपन्स और गैजेट्स कहां से आए, ये अभी भी मिस्ट्री है। गन इसे भी किसी हिलेरियस WTF पे ऑफ से रिवील करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। शायद पॉकेट डायमेंशन के किसी और एलियन से उन्होंने टेक्नोलॉजी जबरदस्ती बनवाई होगी। अब डोरवे मैकेनिक्स की बात, एक समय पर सिर्फ एक ही डोरवे ओपन हो सकती है। जब पीस मेकर अपने कैबिन में नई डोरवे खोलता है तो उसके पिता के घर वाली पुरानी डोरवे बंद हो जाती है, और प्रेजेंट डे में उसे ये सब ऑपरेट करना आता है, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने डर के मारे अपने बच्चों से ही ये काम करवाया था। लेकिन प्लॉट रीजन भी साफ है। अगर पीस मेकर को पहले से सब पता होता तो एपिसोड का सस्पेंस खत्म हो जाता, इसलिए राइटर्स ने फ्लैशबैक से जस्टिफाई किया। अब थ्योरीज की बात करें, दूसरे पीस मेकर वाले डिमेंशन में भी शायद वही हुआ था। वहां भी उन्होंने किसी एलियन को मारकर डोरवे पाई, और क्या पता वो डिमेंशन असल में अर्थ एक्स जैसा ट्विस्टेड वर्ल्ड हो। अभी भी बाकी 99 डिमेंशंस में क्या है वो रहस्य बना हुआ है। शायद आगे जाकर उस रैट वाले एलियन का कनेक्शन भी रिवील हो। मीनवाइल आर्गस टीम भी मजेदार मोमेंट्स देती है। जूडो मास्टर अब फ्लेमिंग हॉट चीटोस के बिना अधूरा लगता है। हर सीन में बैग होना जरूरी है। वो सीजन 1 की राइवलरीज को याद करके मजाक उड़ाते हैं। माइकल रूकर के रेड सेंट वाइल्ड कैरेक्टर पर तो ढेर सारे जोक्स हैं, सिर्फ पूप वाले नहीं। एक पॉइंट पर वो खुद ही आर्ग्यू करने लगते हैं कि उनका जोक खींचना अब फनी है या नहीं, जैसे दो कॉमेडी नर्ड्स एक दूसरे की टाइमिंग पर लड़ रहे हो। गन ने इस बार कई कॉमेडियंस कास्ट किए हैं, जैसे टिम मैडोज, और पोस्ट क्रेडिट सीन्स में उन्हें इम्प्रूव करने दिया जाता है। फिर कॉन्टिन्यूटी जोक्स चलते रहते हैं। फ्लरी बार बार उसे जिंजर कूल बुलाता है, ईगली को पैरट कहता है और बर्ड ब्लाइंडनेस पर कॉल बैक करता है। साशा बोर्डो, जो टेक्निकली उनकी बॉस है, भी बीच में मजे लेती है और फ्लोरी पर तंज कसती है। गन का राइटिंग कॉन्टिन्यूटी पर बहुत मजबूत है। हर जोक आगे एपिसोड्स में पे ऑफ पाता है। और फिर हमें रिवील मिलता है कि रेड सेंट वाइल्ड ने इलिनॉय में बॉल्ड ईगल्स का इलीगल हंटिंग किया था, जो पीस मेकर की दुनिया में अल्टीमेट इंसल्ट जैसा है। बताता है कि वो असल में बहुत बड़ा हैरी पॉटर फैन है, इतना बड़ा कि वो इकोनोमोस को हैग्रिड बुलाता है, क्योंकि इकोनोमोस इतना शैगी और टॉल है। और सच कहें तो स्टीव एजी, जो इकोनोमोस का रोल निभा रहा है, रियल लाइफ में 6 फुट 6 इंचेस का है। यहाँ तक कि डेविड कॉन्सवेट, जो खुद 6 फुट 4 इंचेस का है, वो भी उसके सामने छोटा नजर आता है। और मुझे तो इस पूरे पहले हिस्से में उनकी टीम की एनर्जी सबसे मजेदार लगी। मतलब साफ दिखता है कि ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। इकोनोमोस चुपके से पीस मेकर को टेक्स्ट करता है ताकि वो बेल मार सके, लेकिन पीस मेकर को घर में चारों तरफ गोली के निशान और डैमेज दिखता है, और तब उसे समझ आता है कि ये सब सिर्फ ईगली की मस्ती नहीं है। हालांकि हाँ, ईगली सच में अक्सर घर को मैस करता रहता है। पीस मेकर फ्रिज में झांकता है और पाता है कि ईगली वहां से कोल्ड कट्स खा रहा है, और इसी माइकल रूकर वाले पूप जोक से हमें पता चलता है कि ईगली तो असली फूडी है। मतलब ये ईगल लिटरली हर ह्यूमन फूड खाता है, चाहे सैंडविच हो, चिप्स हो या मिठाई। रेगुलर ईगल फूड तो शायद ही कभी खाता होगा। शुरुआत में तो लगता है कि बस उसे सैंडविच चाहिए, लेकिन जल्दी ही ये क्लियर हो जाता है कि ईगली ह्यूमन फूड का असली दीवाना है। पीस मेकर के फोन पर भी एक मजेदार जोक है जब वो इकोनोमोस का टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करता है।
भाई इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग इतनी खराब है कि हंसी छूट जाए। और ये कोई पहली बार नहीं, पिछले एपिसोड में भी ग्रामर वाले जोक्स हुए थे। पीसमेकर खुद भी उतना ही खराब है ग्रामर में। फिर पीसमेकर बेल मारता है उस पॉकेट डायमेंशनल की के साथ। ईगली को भी उठाता है ताकि अडेबायो उन्हें पिक कर ले। अब आते हैं रेड सेंट वाइल्ड पर। माइकल रूकर ने इस कैरेक्टर को इतना हिलेरियस बनाया है कि जब भी वो बोलता है हंसी रुकती नहीं। वो ईगल के पुराने पूप तक खा लेता है, जो ये रिवील करता है कि ईगली फ्रिज लूटता रहता है और चिप्स जैसी चीजें भी खाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो हमें और भी एक्स्ट्रा मजेदार चीजें दिखाई जाती हैं जो ईगली खाता है। मतलब जोक ये है कि ईगली कई ह्यूमन से ज्यादा अच्छा खाना खाता है। जूडो मास्टर का एंट्री भी यहाँ धमाकेदार है। वो पीसमेकर से लड़ते वक्त इतने बेकार के बैकफ्लिप्स करता है कि बिल्कुल फैंटम मेनेस के डार्थ मॉल की याद दिला देता है। और पीसमेकर उसे रोकने के लिए उस पर कोल्ड कट्स फेंकता है जो उसने असल में ईगली के लिए उठाए थे। जूडो मास्टर की स्किल दिखाने के लिए ये सब किया गया, लेकिन सच ये है कि वो इतना छोटा है कि पीसमेकर उसे लिटरली एक हाथ से उठाकर पेड़ से दे मारता है। रेड सेंट वाइल्ड का पूरा ट्रैक असल में सुपरमैन और लेक्स लूथर वाले थीम पर बेस है। वो ईगली को प्राइमल ईगल और नेटिव अमेरिकन मिथोलॉजी का राजा बताता है और उसे मारकर वो ये मानता है कि नेटिव अमेरिकन्स के साथ जो बुरा हुआ है सब मिट जाएगा। इकोनॉमिक्स का लाइन भी मजेदार है जब वो कहता है कि रेड बस बहाने बना रहा है ईगल्स को मारने के लिए, जैसे लेक्स लूथर सुपरमैन को मारने के लिए अजीब बहाने बनाता है। रेड सेंट वाइल्ड के तीसरी आंख वाले जोक में भी एक लेयर है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रेफरेंस है क्योंकि गन मार्वल से ही यहाँ आए हैं। और एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि रेड सच में कुछ मैजिक पावर्स रखता है। मतलब उसकी बातें पूरी तरह बकवास नहीं थी। पीसमेकर आखिरकार जूडो मास्टर को हराता है, सबसे रिडिकुलस तरीके से उस पर लुढ़क कर। अब सीन शिफ्ट होता है अडेबायो पर। वो अपना मैगजीन लॉन्च करने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई क्लाइंट ही नहीं मिल रहा। थ्योरी ये है कि सीजन के एंड तक 11th स्ट्रीट किड्स उसकी प्राइवेट टीम ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वो आर्गस के लिए काम नहीं करना चाहेंगे और यही बिजनेस उसकी मैगजीन से जुड़ जाएगा। पीसमेकर मजाक उड़ाता है कि मैगजीन को सिर्फ 12 लोग पढ़ते हैं। अडेबायो पीसमेकर और ईगली को कैबिन लेकर जाती है जहां पीसमेकर उसे अपनी पॉकेट डिमेंशन वाली ट्रिक समझाता है। विजिलेंटे भी डोरवे बनाने में मदद करता है ताकि मेन डीसीयू यूनिवर्स को बाकी डिमेंशन से ब्लॉक किया जा सके। ये इसलिए जरूरी है ताकि दूसरे डिमेंशन से कोई विलन यहाँ न घुस सके, जैसे पीसमेकर का ऑल्टरनेट ब्रदर या फादर। इकोनॉमोस फिर से एक मजेदार पोकेमॉन रेफरेंस मारता है जूडो मास्टर को बुलबसॉर बुलाकर। सीजन में ये दूसरा पोकेमॉन रेफरेंस है और साफ लगता है गन खुद पोकेमॉन फैन है। टीम में फिर से झगड़े शुरू होते हैं। विजिलेंटे अपने सोशल मेडिकल इश्यूज एक्सप्लेन करता है और कहता है कि आर्गस के कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि उसके इस वियर्डनेस का डील करना उनकी जॉब का हिस्सा है। फ्लरी और बॉर्डो का भी एक मजेदार पे ऑफ आता है। फ्लरी वियर्ड बिहेव करता है और बॉर्डो आखिर में बदला लेती है। पीसमेकर फिर अडेबायो को उस दूसरे डिमेंशन के बारे में बताता है जहां उसे लगता है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये डिमेंशन उतना परफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है ये नाजी डिमेंशन या अर्थ एक्स जैसा कुछ निकले। फ्लैश टीवी शो में भी ऐसे ही डायमेंशंस डेंजरस निकले थे। कैबिन में बैठकर अडेबायो विजिलेंटी के स्पाइडर फैक्ट जोक को फिर से उठाती है। लगता है अब एनिमल्स ही उसका नया ऑब्सेशन बन गया है। और एपिसोड एंड में हमें एक छोटा ट्यूटोरियल भी मिलता है कि जब पीसमेकर नया डिमेंशनल पोर्टल बनाता है तो पुराना कैसे बंद हो जाता है। फ्यूचर सेटअप बिल्कुल साफ है। ये पोर्टल्स डीसीयू की मल्टीवर्स कहानी को कनेक्ट करने वाले हैं। इस एपिसोड में हमें इकोनॉमोस की बैक स्टोरी के बारे में भी कुछ नए सीक्रेट्स पता चलते हैं। वो रिवील करता है कि जब वो सिर्फ 14 साल का था तब उसने सीआईए को हैक कर दिया था। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। सीआईए ने उसे पकड़ा और बाद में अमांडा वॉलर ने वहीं से उसे रिक्रूट कर लिया। उनका ट्रिक काम करता है, वो डोर को मूव कर लेते हैं। लेकिन ये भी साफ हो जाता है कि आगे चलकर आर्गस एजेंट्स उस पॉकेट डिमेंशन के अंदर घुस ही जाएंगे। अब सीन कट होता है रिक फ्लैग सीनियर के ऑफिस पर। यहाँ उसकी एक तस्वीर लगी है अपने बेटे रिक फ्लैग जूनियर के साथ। ये रिमाइंडर है पिछले एपिसोड का जहाँ दूसरे रिक फ्लैग का जिक्र हुआ था। रिक सीनियर की अब बड़ी प्लान ये है कि वो अमीलिया हारकोर्ट का इस्तेमाल करेगा पीसमेकर को मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब उसे लगेगा कि हारकोर्ट अपनी पुरानी जॉब वापस पाने के लिए उसे बिट्रे कर सकती है। डीसीयू में हारकोर्ट की इस सीजन की पूरी सब प्लॉट ही यही है, अपना पुराना काम वापस पाना। और सबसे बड़ी बात, वो पीसमेकर से नफरत करती है क्योंकि सुसाइड स्क्वाड मूवी में पीसमेकर ने उसके प्यार रिक फ्लैग जूनियर को मार दिया था। रिक सीनियर उसे याद दिलाता है, फ्यूनरल के बाद तुमने क्या कहा था, अमांडा वॉलर की वजह से ही उसने तुम्हारे बेटे को मारा। और यही पॉइंट है, हारकोर्ट सैनर के लिए ऑलमोस्ट डॉटर जैसी थी क्योंकि वो लंबे समय तक जूनियर के साथ और आर्गस के साथ काम करती रही थी। क्रीचर कमांडोज के रेफरेंसेस भी यहाँ आते हैं, जैसे जब वो अपनी बैग टूटने की बात करता है या अमांडा वॉलर के पुराने झूठ।
ये सब कैनन माने जाते हैं और सुपरमैन मूवी से पहले के टाइमलाइन में सेट हैं। उनकी पूरी बातचीत में एक बड़ा सेटअप ये है कि हार्कोर्ट शायद रिक फ्लैग सीनियर को समझा सकती है कि पीसमेकर से बदला लेने का कोई फायदा नहीं। अमांडा वॉलर की वजह से ही उसने जूनियर को मारा। अब तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए और पीस बना लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल हार्कोर्ट खुद के हाल बेहाल है। उसके पास पैसे नहीं तो थेरेपी की जगह वो बार्स में लड़ाई कर रही है। रिक सीनियर कंफर्म करता है कि अमांडा वॉलर ने हार्कोर्ट को ब्लैक बॉल कर दिया था। मतलब अब उसे किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में जॉब नहीं मिल सकती। और यही बात सपोर्ट करती है उस थ्योरी को कि इवेंचुअली हार्कोर्ट भी अडिबायो और 11th स्ट्रीट किड्स के साथ अपनी प्राइवेट एजेंसी बनाएगी। वो सीजन 1 के इवेंट्स भी याद करती है, जब उन्होंने दुनिया को बटरफ्लाई से बचाया था। लेकिन अब लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं, सब पूछते हैं आज तुमने क्या किया। रिक सीनियर उसे साफ कहता है पीसमेकर को बिट्रे करो और अपना जॉब वापस पा लो। इधर पीसमेकर अदिबायो को बताता है पिछले एपिसोड्स के इवेंट्स, कैसे उसने गलती से अपने दूसरे सेल्फ को मार दिया। अदिबायो यहाँ ट्वाइलाइट जोन का रेफरेंस मारती है। ऑल्टरनेट डायमेंशंस पर डिस्कशन वहीं से उठता है। वो पीसमेकर से पूछती है क्या ये सब सच में हो रहा है या डोर सिर्फ तुम्हारे माइंड से खेल रहा है। लेकिन हमें तो पता है ये असली फिजिकल डायमेंशन है। पीसमेकर डार्क डायमेंशन का रेफरेंस भी देता है, जो साफ तौर पर मार्वल का ईस्टर एग है। वही जगह जहाँ डोरमामू रहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में विजिट किया था। विजिलेंटी एंट्री मारता है और एक्स्ट्रा डोर्स लाता है ताकि पोर्टल सील किया जा सके। ये डोर्स उतने ही जरूरी हैं बाहर वालों को अंदर आने से रोकने के लिए, जितने अंदर के पॉकेट डायमेंशन को डीसीयू में घुसने से रोकने के लिए। अब हार्कोर्ट का ट्रैप शुरू होता है। वो पीसमेकर को कूपरबर्ग पार्क बुलाती है और ये नाम खुद एक ईस्टर एग है पॉल कूपरबर्ग, जो डीसी कॉमिक्स के एडिटर रह चुके हैं। जेम्स गन हमेशा ऐसे रेफरेंसेस डालते हैं, चाहे वो पार्क के नाम हो या स्ट्रीट साइंस। पीसमेकर उससे पूछना चाहता है एक पर्सनल सवाल, क्या उनके बीच कभी दोस्ती या कुछ और हो सकता है। उसके पास डीसीयू में रुकने का कोई ठोस रीजन चाहिए और हार्कोर्ट शायद वही रीजन है। रिक सीनियर भी स्मार्ट मूव खेलता है। वो इकोनोमोस का फोन छिनवा लेता है। सही गैस करता है कि इकोनोमोस पीसमेकर को टिप कर रहा है। एपिसोड के एंड में रेड सैंट वाइल्ड एक मैजिक सेरेमनी शुरू करता है। वो अपने खून से ईगल की शेप बनाता है और उसमें ईगली का फेदर भी यूज करता है। टैटू उसके माथे पर उभर आता है और अब उसे एबिलिटी मिल जाती है दुनिया में कहीं भी ईगली को ट्रैक करने की। इसी से वो पीसमेकर का कैबिन भी ढूंढ लेता है। मतलब अगले एपिसोड में आर्गस उस पॉकेट डायमेंशन को रेड करने वाला है। तो हाँ, रेड सैंट वाइल्ड रिडिकुलस है, लेकिन उसके पास असली पावर्स भी हैं। और यही बात इस शो के कई कैरेक्टर्स के बारे में ट्रू है। जूडो मास्टर भी वापस एंट्री मारता है, जंगल से निकलता हुआ, बिल्कुल नॉर्मल। शेक इट ऑफ डूड। सीजन 1 में भी यही हुआ था। लगता है ये उसकी असली सुपर पावर है, कभी सच में मरता ही नहीं। एपिसोड क्लोज होता है पीसमेकर की ड्राइव से, जहां वो हार्कोर्ट से मिलने जा रहा है और क्लियरली ट्रैप में फंसने वाला है। पोस्ट क्रेडिट सीन फिर से वही हिलेरियस बिट दिखाता है। रेड सेंट वाइल्ड ईगली का पूप खाता है और बताता है कि ईगली की स्वीट टूथ है। वो लिटरली हर चीज खाता है। शायद कई बार रीटेक करना पड़ा होगा। अब भी बड़े सवाल बाकी हैं, जैसे उनके वेपन्स और टेक्नोलॉजी आई कहां से। क्या पीसमेकर के फादर ने किसी और डिमेंशन से ली थी, या पॉकेट डायमेंशन खुद क्रिएट कर देता है जो भी वो मांगे। तो बस यही था इस ब्रेकडाउन का एंड। एपिसोड 5 आने के बाद मैं पूरा नया वीडियो लेकर आऊंगा। और हाँ, एलियन अर्थ और मार्वल ज़ॉम्बीज एपिसोड्स भी जल्दी शुरू हो रहे हैं, उनका ब्रेकडाउन भी मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।